हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो मैंने जैसे कि आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें मैंने आप लोग को 8 पॉइंट्स बताए थे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था ज्योग्राफी से, जैसे कि कोई साइक्लोन हो गया या फिर कौन से स्टेट सी के किनारे, उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन दे करके वीडियो से मतलब कंडीशन क्रिएट करता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेट करता है। तो आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 8 पॉइंट्स कंसीडर किया था, उसको डिटेल में समझाया था कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। अगर आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका एटलीस्ट 10 में से 5 क्वेश्चन ईजिली आराम से बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को जितना मुझे आता है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जीके के, तो मैं वही इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस कराऊंगी जीके के जो एम्स में आए हुए हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो को, और मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि मैंने उसमें एक चीज़ बताना भूल गई थी मैं, जैसे कि एक टॉपिक था ज्योग्राफी वाले में। तो ज्योग्राफी वाले में कभी कभी कौन से स्टेट सी के किनारे है, कभी ऐसे करके पूछता है और एक कंडीशन बनाएगा उसके हिसाब से, और दूसरा कभी कभी कोई साइक्लोन हो गया उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अभी रिसेंट में हीट वेव के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो हीट वेव से पूछ सकता है कि हीट वेव सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ का रहा। तो अभी मैं बता दूँ, दिल्ली का टेम्परेचर सबसे टू गया है 52.3 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहाँ पे कि मतलब हीट वेव जनरेट होने की क्या रीज़न है। तो हीट वेव जनरेट होने के रीज़न ये है कि हाई प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से फोर्सेज लग रहे हैं, और हॉट एयर है वो डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, और जो हमारा ग्राउंड का लेवल है उस पर ट्रैपिंग हो रही है हॉट एयर से, इसकी वजह से हीट वेव जनरेट हो रहा है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हीट वेव जनरेट होने के क्या रीज़न है, और हॉटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा। तो दिल्ली था, दिल्ली पे 52.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। और वो अगर ऑप्शन में दे सकता है कौन सा वो जगह है, तो दिल्ली का मुंगेशपुर जो इस जगह है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। और कभी कभी स्टेट भी पूछ सकता है, जैसे कि राजस्थान में हाई टेम्परेचर है, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब जो इधर के साइड के जो स्टेट्स हैं, तो ऐसे करके ऑप्शन ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग को अभी ये पता होना चाहिए, क्योंकि हीट वेव बहुत चर्चा में है और एग्ज़ाम बहुत पास है। तो कभी कभी जीके के क्वेश्चन मोस्टली 6 मंथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 मंथ में जो भी चीज़ें हुई रहती है स्पोर्ट्स वगैरह में। मैंने ऑलरेडी 8 पॉइंट्स बताए, तो उसमें आप जा करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम लोग 10 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी इंडिया का करेंट चीफ जस्टिस कौन है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है, तो अभी चेंज हो चुका है। तो अभी जो हमारे इंडिया का करेंट चीफ जस्टिस है उनका नाम धनंजय यशवंत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए, इस ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है। मुझे बस बताना है क्वेश्चन का फॉर्मेट, ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, अगर आप जीके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 2-3 पेज ले लीजिए, या फिर अपने कॉपी में कहीं भी पीछे के साइड में, या फिर कहीं भी जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स बना करके लिख लीजिए। जैसे कि अभी मैंने बताया करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत। तो लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम रहेगा 2 दिन या 3 दिन पहले, आप उसको एक बार देख लेंगे, अगर हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए आप जीके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप उसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये पुराना पेपर है, मैंने भी बताया आप लोग को। तो अभी करंट कौन है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, धनंजय यशवंत, ये पूछा जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ करंट इंडिया का। ठीक है, अब हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। तो हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड कहाँ पर है, वाशिंगटन में लोकेटेड है। तो इसका फर्स्ट आंसर हुआ। तो ठीक है, हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अभी जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं सामने की तरफ 119 क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसका आंसर रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मुझे नहीं हो रहा है सॉल्व, लेकिन जब मेरा एग्जाम था तो मैंने इसे सॉल्व करना सीखा था किसी एसएससी स्टूडेंट से मैंने पूछा था वहाँ पे। तो उस टाइम पे मेरे में क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में। तो इस तरह का कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर याद है कि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए इसका आंसर है 1/24। तो आप इस क्वेश्चन को अगर वैल्यू सेम आता है तो आप यही कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिए। और इसलिए बता रही हूँ, क्या पता कि सेम वैल्यू के साथ सेम क्वेश्चन आ जाए तो काम बन जाएगा, वरना नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं इसको बिल्कुल। इसको मैंने आप लोग को आंसर याद करने के लिए बोला क्योंकि एग्जाम में सेम वैल्यू आ जाता है। मैंने सॉल्व किया था तो मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैं इसलिए ऐसा बोली, ऐसा नहीं कि मैं गलत चीज़ सिखा रही हूँ। तो आज अगर सेम वैल्यू के साथ, यानी कि देयर आर 5 पिंक 3 ग्रीन 2 येलो बॉल इन द बॉक्स, 3 ball are randomly taken from the box, then what is the probability that first ball is pink, second is green, third is yellow। ऐसा करके क्वेश्चंस बनाता है, तो फिर आप इसको टिक कर सकते। 1/24 इसका आंसर है। ओके, तो आप देख सकते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। देखिए एक लिखा है, ए पर्सन बाइज ए आर्टिकल्स फॉर RS 10,000 एंड स्पेंड RS 1,000 ऑन इट मेंटेनेंस। मतलब कि ये कह रहा है कि एक आदमी ने कोई आर्टिकल खरीदा, मतलब कोई भी सामान खरीदा उसने 10,000 का, और उस पर उसने 1,000 उसके मेंटेनेंस में खर्च कर दिया। यानी कि एक आदमी ने कोई सामान खरीदा 10,000 का और उस सामान में कोई कमी थी तो उसको सही कराने में, ठीक कराने में उसने और 1,000 खर्च कर दिया। तो फिर पूछ रहा है इफ़ ही सेल्स डेट आर्टिकल एट ए प्रॉफिट 10%। और वो कह रहा है कि अगर आदमी उसको बेचेगा, जो उसने भी आर्टिकल को, जिस भी पर्सन ने खरीदा है 10% प्रॉफिट में, 10% लाभ में, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। मतलब कि ये कह रहा है कि देखिए एक पर्सन ने कोई आर्टिकल खरीदा 10,000 का, 1,000 उसने मेंटेनेंस में लगा दिया, और उस जो भी आर्टिकल खरीदा मेंटेनेंस कराने के बाद से उसको बेचना चाहता है। वो चाहता है कि उसका 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। तो सेलिंग प्राइस क्या रखेगा आर्टिकल्स का कि उसका 10% का प्रॉफिट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे बेसिक मैथ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन से बता रही हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन रेयरली मतलब रहते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में रहते हैं, तो इसलिए आप लोग एक बार इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, आप लोग को फिर तरीका पता चल जाएगा, तो फिर आप लोग कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। उसने बताया था कि 10,000 का कोई सामान उसने खरीदा। देखिए उसने क्या किया, बाई किया आर्टिकल्स को 10,000 में, और उसने मेंटेनेंस के लिए किया कि 1,000 और खर्चा कर दिया। यानी कि उसका टोटल कास्ट प्राइस हुआ, उसने कितने टोटल रुपए खर्च किए, 11,000 रुपये खर्च किए। तो यानी कि वो लिखा हुआ है कि हम जितना खरीदा था और जितना मेंटेनेंस में लगाया, हम दोनों को जोड़ देंगे ताकि उसका टोटल प्राइस पता चल सके वो कितने में खरीद के लाया था। ठीक है, तो हमें जब ऐसे पता चल गया, और वो क्या चाहता है, उसको बेचे 10% प्रॉफिट में। तो 10% प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि 100 बाई, ऐसे करेंगे 10% निकालने के लिए 100 बाई प्लस यहाँ पर एक्स का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो भी आपका प्रॉफिट होता है तो आप वहाँ पे एक्स की जगह पे रख सकते हैं, यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है ना। इसका मतलब ही हुआ, अगर आपको बोलेगा कि 20% प्रॉफिट, आप 10 की जगह पे क्या रखेंगे, 20 रख सकते हैं। अगर 30 बोलेगा तो 30, यानी कि जितना प्रॉफिट प्राइस रहेगा आपका, जितना प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं, मतलब कि अगर बोलेगा कि 10% प्रॉफिट में बेचेगा, 30% में चाहता है बेचना, 40% में चाहता है, तो आप वहाँ पे यानी एक्स की जगह पे वो वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर एक कंडीशन बनाया है मैंने कि टोटल 11,000 खर्चे हो रहे हैं, तो 11,000 का 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो 100/100 प्लस एक्स करेंगे, यानी कि 10, तो 11,000 प्लस 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110/100 होगा। तो देखिए यानी कि 11,000 का हम यहाँ पे जो मैंने कंडीशन बताई 100/100 प्लस एक्स रखेंगे, एक्स की जगह पर 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, उसका वही कंडीशन बनाएंगे और फिर इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। तो आप देख सकते हैं इसको जब हम ऐड करेंगे तो 110/100 होगा। तो 110/10 110/100 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10, तो जब आप देखिए यहाँ पे 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, फिर आप यहाँ पे देखिए 11 बच गया, और यहाँ पर 11 और 00 बचा हुआ है। 11 से जब 11 का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 121, यानी कि 121 आएगा, और ये 2 0 जो बचा हुआ है यहाँ पर ये आ जाएगा। यानी कि वो कितने में बेचेगा, उसका कितना कि 10% का प्रॉफिट हो जाए, तो यानी कि वो 12,100 रुपये का बेचेगा, तो उसका 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
यानी कि 12,100 उसकी सेलिंग प्राइस रहेगी उस सामान की, तो उसका 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसे आप प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो आप देखिए जो क्वेश्चन बताया मैंने उसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट आंसर है 12,100 यानी कि 12,100 रुपये उसको 10% का प्रॉफिट होगा, इतने प्राइस में बेचेगा तब। समझ गए ना आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया, तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये बोल रहा है फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब कि इसमें से सबसे अलग कौन है, सबसे ऑड कौन है उसको फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्विटर का सिंबल है, एक फेसबुक का सिंबल है, एक व्हाट्सअप का सिंबल है और एक विंडोज़ का सिंबल है। आपको पता होगा सोशल मीडिया से। तो आप देख इसमें सबसे अलग कौन सा है, विंडोज़ सबसे अलग है। सबको पता है कि व्हाट्सअप मैसेज भेजने के लिए, सोशल मीडिया में फेसबुक भी मैसेज एंड ऑल अपना जो भी चीज़ें होती है उसको पोस्ट करते हैं इसमें, और ट्विटर में भी कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर ऐसे भी ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं। लेकिन विंडोज़ यहाँ पे सबसे अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, विंडोज़ वाला, यानी कि ऑप्शन 4 होगा। तो कभी कभी ऐसे डायग्राम्स दे के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको बेसिक चीज़ें से पता रहना। और मुझे वही मैंने बोला कि आप इसे नहीं भी देखते तो फिर भी आप समय, लेकिन अगर आप उस टाइम एग्जाम में क्वेश्चन करते तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, आप करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपका दिमाग तुरंत ही स्ट्राइक करता है और आपके क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा समय लगना था वो कम समय में बनता है। इसलिए मैं बताती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। जो जितने भी मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं उसमें उनका प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक करके जाना है। हम लोग आ गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस बताया ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं जाना है, इसे करके जाना है तो करके जाना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, याद भी रखना है, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द करेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हाँ एक चीज़ और है, कुछ बच्चों को देखा था मैंने कमेंट किए थे कि मैम आप क्वेश्चन हिंदी में बताइएगा, तो मेरे पास क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, मुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल बताने में, मैं तो इंग्लिश में बताती हूँ इसलिए। तो आप एक काम कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, देखिए अगर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है तो आप इसको हिंदी में सर्च कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करके आप पूछ सकते हैं गूगल से, गूगल बता देता है। तो आप इसको हिंदी में देख लीजिए क्या बोलते हैं, और उसके बाद से आप हिंदी में आपको याद हो जाएगा किसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए आपको हिंदी मीडियम और बच्चों के लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को खुद मेहनत करना पड़ेगा कि आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करें इस क्वेश्चंस को, और फिर उसका आंसर आप याद कर लें। तो आप एक खुद काम कर सकते हैं, आप सर्च कर लीजिए इस लोकसभा स्पीकर कौन है, ऐसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या फिर लोकसभा स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो आप जब इस तरह सर्च करेंगे तो आपके लिए हिंदी में आ जाएगा, तो आप वहाँ से इसको ऐसे हिंदी में समझ सकते हैं लोकसभा स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं एक क्वेश्चन पुराना है। तो अभी जो लोकसभा स्पीकर है, सभा स्पीकर है करंट इंडिया के, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। तो अभी जो करंट के हैं उनका नाम है ओम बिरला। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक ऐसा अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है PY क्विज क्वेश्चंस के नाम से, जिसमें मैंने स्टार मार्क करके बताया था कि ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेने, बहुत पहले बताया था। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप जाइए उस वीडियोस को देख लीजिए। आप उस क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख करके या नोट करके, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जब खुद सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाता है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो करेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा का कौन है, ओम बिरला है। तो आप ये नोट कर लीजिए ओम बिरला का नाम, ताकि आपको पता चल सके लोकसभा स्पीकर कौन है करेंट में 2024 के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा करिए, चूज़ दी ऑड वन आउट, कौन सबसे अलग है उसको चूज़ करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ब्लूटूथ का साइन है, आपको ही पता है, सारे बच्चों को पता है, और ये वाईफाई का साइन है, सारे बच्चों को पता है, और ये नेटवर्क का साइन है, सबको पता है। लेकिन ये साइन सबसे अलग है, जो भी साइन शो हो रहा है, जो भी सिंबल को दिखाया गया है, ये सिंबल सबसे अलग है। तो हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें पता भी नहीं है क्या, हमें भी सचमुच में नहीं भी याद आ रहा है। मुझे पता है क्या, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, माइंड में नहीं आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, आंसर यही टिक करके निकल जाएंगे। कभी कभी होता है कि हमें आंसर
क्या है क्वेश्चंस का नहीं पता होता है, लेकिन हमें से उसमें से पूछता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें कभी कभी पता होता है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है सही है कि गलत है, तो वो ऑप्शन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अगर हम 3 ऑप्शन के बारे में बिल्कुल 100% करेक्ट है कि ये ऑप्शन सही है तो चौथे वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब हमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन क्लियर हो तो उस क्वेश्चन को हमें ऐसे करके निकल जाना चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली सही ही होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़रूर आप इस वीडियो का फीडबैक दें मुझे, कैसा लगा आपको मेरा ये मेहनत। और मैं बता दूं, मैंने कुछ बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस का कुछ सोल्यूशन है मेरे पास, तो मैं इसमें बता नहीं रही हूँ। मैं उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले करके और जो मेरे पास सोल्यूशन है मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो आप जिन बच्चों को अगर मैथ अच्छा है वो देख सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस टाइप से हैं और वो बताने में मुझे भी टाइम लगेगा और थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों को उतना पसंद नहीं आएगा और हो सकता है कि मैं उतना अच्छे तरीके से समझा भी ना पाऊँ। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चंस को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अगर आपको समझ में आता है तो आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अगर आपने अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कंप्लीट कर लिया है तो जा करके उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, तैयार करिए। अभी आपके पास टाइम है, टाइम 1 हफ्ता, अभी 10 दिन जो भी है बहुत है टाइम है आपका। जो जितना आपने पढ़ाई की है पूरे साल उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका पढ़ाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए आपका। अभी आप एग्ज़ाम के बाद से फिर आपके बहुत सारे जो भी काम होंगे आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी अब बस आप पढ़ाई फोकस करिए। जो भी डिस्ट्रैक्शन से आपके बिल्कुल हटा दीजिए, फ़ोन कम यूज़ किया करिए, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप जो भी करते हैं आप ऐसा मत करिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, ना के बराबर। बहुत ज़रूरी हो तो करिए आप, नहीं तो अभी आप टोटली फोकस करिए पढ़ाई पे, बस खाना पीना और पढ़ना, इसके अलावा और कोई काम आपके पास नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए बस ये 2 ही 3 चीज़ जरूरी थी, अच्छी नींद, खाना और पढ़ना। ये जो 3 चीज़ें आप बस करिए, खाना पीना पढ़ना, फिर आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अभी आप इसी चीज़ पे फोकस करिए 10 दिन तक और अच्छी नींद भी लीजिए। अब बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं। और एग्ज़ाम से पहले मैं एक और वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए कि कैसे एग्ज़ाम में कैसे स्ट्रेस से आउट होना है और कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है आप लोग को। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।